हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गार्गी क्लासेस। जैसा कि आपको पता है, डेट आज 6 अक्टूबर 2020 है और एक्सप्लेन पेज पे आज वैसे तो 3 आर्टिकल्स आए हैं। पहला तो देखो पूरा का पूरा पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। अभी क्या बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं असेंबली, तो उनसे रिलेटेड है। ये वाला जो आर्टिकल है इसमें अपन रिपीटेडली जो फार्म बिल्स की बात कर रहे हैं, उन बिल्स में एक चीज़ बताई जा रही है कि एमएसपी का फ़ायदा सिर्फ 6% फार्मर्स को ही हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर ये पूरा आर्टिकल इस पे है कि 6% फार्मर्स को ही बेनिफिट नहीं होता है एमएसपी का। एमएसपी आप बेसिकली फोकस करते हो जब भी एमएसपी का नाम आता है तो वीट एंड पैडी, मतलब चावल और गेहूं पर ही आप ज़्यादा ध्यान देते हो। उसके बजाय बहुत सारे और भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोडक्ट हैं जिन पर की एक फिक्स्ड प्राइस मिलती है। ठीक है, उसकी वजह से भी किसानों को बहुत फ़ायदा होता है। तो एमएसपी को रिपीटेडली एक ही चीज़ कह करके आप डिस्कार्ड करने की कोशिश करते हो कि भाई एमएसपी केवल 6% किसानों को ही फ़ायदा मिलती है। हुआ क्या था, शांता कुमार कमेटी वो इस्टेब्लिश की गई थी कि जो फाइनेंस फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई जो है उसको रीस्ट्रक्चर किया जाए, उसके लिए रिकमेंडेशन देने के लिए। तो उन्होंने एनएसएसओ का डेटा पिक किया और उसके बेसिस पे ये कहा कि एमएसपी का फ़ायदा 5.98% जो एग्रीकल्चर हाउस होल्ड हैं उनको मिलता है। बट रियलिटी यहाँ पे पूरी एनालिसिस बताते हैं कि अगर अपन मिल्क, मस्टर्ड या फिर जो भी डिफरेंट तरीके के जो दालें होती हैं उनको अगर इंक्लूड करें तो एमएसपी 6% नहीं और भी ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिलता है एमएसपी का। ठीक है, तो इस तरीके से केवल एक तो गवर्नमेंट प्रोक्योर करे। देखो एमएसपी क्या होती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एक स्टैंडर्ड होता है जो कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि भाई इतनी प्राइस पे तो कम से कम गवर्नमेंट परचेज कर ही लेगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो खुद परचेज करती है वो तो है ही, पर गवर्नमेंट ने एक थ्रेशोल्ड भी तो फिक्स कर दिया ना मार्केट में कि भाई एमएसपी ये है तो आप इस पर तो कम से कम खरीदो जिससे कि किसानों को भी कुछ फ़ायदा हो। तो जो ट्रेडर्स हैं या फिर दूसरे और बोर्ड्स हैं, जैसे कि मिल्क की बात करें तो मिल्क को खरीदने के लिए जो डेयरीज होती हैं वो थ्रेशोल्ड को तो फिक्स करके उसी पे तो ध्यान रख के अपनी प्राइस फिक्स करती है ना, कि वो उनको भी पता है कि किसानों को बिल्कुल गड़बड़ ना हो जाए उनके साथ में। तो पॉइंट यहाँ पर ये निकल के आ रहा है कि 6% नहीं, एमएसपी का फ़ायदा 6% से ज़्यादा किसानों को होता है। बट आप केवल वीट और पैडी पे ही, सॉरी वीट एंड पैडी पे ही ध्यान देते हो, इसलिए आपको थोड़ा सा कम एक स्पेक्ट्रम आपका दिखाई देता है कि हाँ वाकई में केवल 6% को ही फ़ायदा है। नहीं, फ़ायदा ज़्यादा को होता है। वैसे बेसिकली ये आर्टिकल अपन पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो अभी नोबेल प्राइज़ दिया गया है मेडिसिन में, उससे ये हेपेटाइटिस सी वायरस जो है उससे रिलेटेड आर्टिकल है। देख लेते हैं कौन से साइंटिस्ट हैं और किन किन वजहों से उनको नोबेल दिया गया है। एक सेकेंड। आर्टिकल का नाम है वायरस दैट वॉन द नोबेल। अभी क्या है आपको पता है, हेपेटाइटिस बीमारी कौन से ऑर्गन से एसोसिएटेड है? तो इस सबसे पहला सवाल तो यही है। देखो हेपेटाइटिस जो है वो लीवर में इन्फ्लामेशन, मतलब लीवर में सूजन आ जाती है, उससे रिलेटेड है। अभी अगर अपन देखें कि जो फिजियोलॉजी या मेडिसिन की अगर बात करें तो वो किस तरीके से अभी ये नोबेल दिया गया है, 3 साइंटिस्ट्स को दिया गया है। हार्वी जे ऑल्टर, एक हैं मिचेल हॉक्टन और एक है चार्ल्स एम राइस। ठीक है, ये जो ऑल्टर हैं ये तो हैं देखो यूएस के और ये दोनों हैं यूके के। ये इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रहे थे और इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था 1970s के टाइम से ही, जब हेपेटाइटिस बी के बारे में पूरा डिटेल में पता पड़ चुका था और हेपेटाइटिस बी से रिलेटेड काम आगे होना शुरू हो गया था। तो उस टाइम पर हेपेटाइटिस बी जो था ना, उसके लिए वैक्सीन और ये ड्रग डेवलपमेंट का काम शुरू हो गया था। तो उस टाइम पर भी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये रिकमेंड किया था कि हेपेटाइटिस बी एक तरीके का वायरस होता है, उसकी वजह से भी लिवर में प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए भी उस टाइम पे 1970s में नोबेल दिया गया था। पर उसके बाद में पता पड़ा कि हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, इनके अलावा भी एक वायरस और है जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है आप ब्लड देते हो ना एक दूसरे को, तो पेशेंट्स में अभी भी एक ऐसा कोई वायरस है जिसकी वजह से लीवर की प्रॉब्लम आती रहती है। तो अगर अपन करंट सिनेरियो को देखने की कोशिश करें तो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी, इनको तो कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट देने के लिए आज हमारे पास में फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। बट आप देखोगे हेपेटाइटिस सी वायरस, तो उसकी फैसिलिटीज़ अभी अवेलेबल नहीं हैं। तो ये जो फर्स्ट साइंटिस्ट है ना, हार्वे जे ऑल्टर, इन्होंने तो ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि कोई एक अननोन वायरस है जिसकी वजह से क्रॉनिक हेपेटाइटिस हो जाता है। इन्होंने तो रिसर्च की ये कि एक वायरस है।
फिर ये जो मिचेल हॉगटन हैं, इन्होंने जब अपनी रिसर्च की तो इन्होंने डीएनए को एकदम सिंक्रोनाइज किया और जीनोम को आइसोलेट कर लिया था इस वायरस के, इसलिए इनका नाम लिया गया है। और तीसरे जो चार्ल्स एम राइस हैं, उन्होंने क्या किया कि हेपेटाइटिस सी वायरस है ना, उसके ऊपर और रिसर्च की, ये पता किया कि जो क्रोनिक हेपेटाइटिस बीमारी जो होती है, लिवर इन्फ्लामेशन जो होता है, वो जो है इकलौते अकेले इस वायरस से भी हो जाता है। कहने का मतलब हेपेटाइटिस ए हो या ना हो, बी हो या ना हो, अकेला सी भी है ना तो भी आपके हेपेटाइटिस हो सकता है, लिवर में प्रॉब्लम हो जाती है। और हेपेटाइटिस सी की वजह से, मतलब हेपेटाइटिस सी वायरस, इसको अपन HCV भी कहीं पे लिखा हुआ देखें तो आप कंफ्यूज मत होना। तो HCV की जो स्ट्रेन है वो इस तरीके की होती है कि अकेला ही वो क्रोनिक हेपेटाइटिस कर सकता है। लिवर इन्फ्लामेशन अगर लंबे समय तक रहता है तो फिर वो आज लिवर कैंसर के बहुत सारे केसेस आते रहते हैं। आज वर्ल्ड ओवर देखोगे तो इस तरीके की वायरल इन्फेक्शन की वजह से टोटल डेथ आप देखोगे तो 4 लाख से ज़्यादा लोग वर्ल्ड वाइड मरते हैं। और इंडिया, और केवल WHO के डेटा के हिसाब से इन्फेक्शन की बात ही करें ना, तो हेपेटाइटिस सी की वजह से इंडिया के अंदर 6 से 11 लाख लोग अभी भी बीमार हैं। तो ये जो रिसर्च थी ना इन तीनों की, इसने एक वायरस के स्ट्रेन को जब डिकोड करने के लिए वायरस को आइडेंटिफाई कर लिया, तो अब इसकी ड्रग बन सकती है, वैक्सीन बन सकती है। तो ये एक अच्छा ब्रेक थ्रू कंसिडर किया गया है और इसी के बेसिस पे इनको अवार्ड दिया गया है। और हेपेटाइटिस की जब बात आए तो आप बिना किसी डाउट के टिक कर देना, लीवर से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। अब हुआ क्या है, किस तरीके से वो अपने इतने काम की चीज़ें मुझे लगी नहीं, रीज़न बीइंग कि कहाँ कौन से इंस्टीट्यूट में किसने कितनी रिसर्च की, वो अपने काम की बिल्कुल नहीं है। अपने काम का इतना सही है कि हेपेटाइटिस का जो केस है उसको इन्होंने आइडेंटिफाई किया, पता किया कि हेपेटाइटिस ए और बी के अलावा एक और स्ट्रेन भी अवेलेबल है जिसकी वजह से परेशानी होती है। और जो हेपेटाइटिस बी की रिसर्च हुई थी ना, वो हुई थी 1970s में, और उसके साइंटिस्ट थे बारूच ब्लूमबर्ग। ठीक है, बारूच ब्लूमबर्ग, उनको भी नोबेल अवार्ड मिला था। बट हेपेटाइटिस बी के पता पड़ने के बावजूद अभी भी केसेस लगातार आए जा रहे हैं। तो ऐसे करके क्या है कि हेपेटाइटिस के 3 वायरसेस के स्ट्रेन पता पड़ गए, ABC। ठीक है, तो अभी और जो एक्सपर्ट से जब बात की गई तो ये पता पड़ा कि अभी अगर वायरल इन्फेक्शन की बात करें और ब्लड बोर्न इन्फेक्शन की बात करें तो उनमें 3 मेजर बीमारियां, मेजर वायरसेस हैं। एक तो हेपेटाइटिस बी, एक हेपेटाइटिस सी और एक HIV। ये तीनों ब्लड की वजह से, ब्लड के थ्रू एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में जा सकते हैं जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है, एक दूसरे से लिया दिया जाता है। तो यहाँ पर ये एक एक्सपर्ट हैं शाहिद जामिल, तो इन्होंने, साइंटिस्ट हैं ये भी, वायरोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने ये कहा कि भाई अब ये जो वायरस का पता पड़ गया ना, तो इससे क्या हो जाएगा कि आने वाले टाइम पे अब जब भी कोई ब्लड इन्फेक्शन हो रहा है तो एक तो उसको ट्रीट किया जा सकता है, एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो सेफ़ हो गया है। जैसे आप ब्लड डोनेट करते हो तो आपके ब्लड का सैंपल लिया जाता है, तो हेपेटाइटिस टेस्ट किया जाता है सबसे पहले कि कौन सा हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन है, दूसरा HIV का किया जाता है, बहुत सारे टेस्ट किया जाते हैं। जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है तो ब्लड अपना सेफ़ हो जाता है, तो ईजिली अपन किसी भी पेशेंट को, नीडी पेशेंट को वो ब्लड दे सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एंटीवायरल ड्रग भी बन जाएगी, ड्रग अगर जिनकी बन चुकी है उनके ऊपर वैक्सीन भी डेवलप हो सकते हैं। जैसे हेपेटाइटिस A एंड B की बात अपन ने की, तो A एंड B का ट्रीटमेंट अवेलेबल है पर अभी तक वैक्सीन नहीं है, उसका ड्रग्स ही अवेलेबल है। सिमिलरली हेपेटाइटिस C वायरस की जब आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है तो इस पर काम भी किया जा रहा है और बहुत सारी कोशिश भी की जा रही है कि वैक्सीन डेवलप किया जा सके, जिससे कि लिवर की इस टाइप की इन्फ्लामेशन की वजह से जो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है लिवर का, उससे बचाया जा सके। ठीक है, तो ये चीज़ अपनी इंपॉर्टेंट थी, वो मैंने अच्छे से डिस्कस की। इंडिया के एफर्ट की बात करें तो इंडियन प्राइवेट सेक्टर जो है बहुत अच्छे एंथुजियास्टिकली इसमें डेडिकेटेड है, फंड भी देता है, बट अभी तक कोई ब्रेक थ्रू मिल नहीं पाया है, सिंपल सा ये। ठीक है, तो ये अपना आर्टिकल मोटा मोटा मैंने आपको समराइज़ करके बता दिया है। कब क्या हुआ, क्रोनोलॉजी अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि मेडिसिन में अवार्ड किस लिए मिला, किसने क्या काम किया, किस ऑर्गन पे इफेक्ट आता है, और कितने वायरसेज हैं जिनकी वजह से हमारे यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहीं ना कहीं इनसिक्योर था, और उनके तीनों के पता पड़ने के बाद में आज ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एक पेशेंट, किसी भी पेशेंट को बचाने के लिए अगर ब्लड की ज़रूरत पड़े तो कहीं रिस्क बहुत ही कम कर दी गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो अगर देखें तो ट्यूसडे को देखो फिजिक्स में मिलेगा, केमिस्ट्री में मिलेगा, फिर वेंसडे को, फिर थर्सडे को लिटरेचर में, फ्राइडे को पीस में, और मंडे को आप इकोनॉमिक्स में देखोगे। अच्छा, आप एक चीज़ बताओगे कमेंट बॉक्स में अगर बताना चाहो तो, कि जो नोबेल प्राइजेज़ मिलता है ना, नोबेल प्राइजेज़, तो वो कहाँ पे मिलते हैं, कौन से कंट्री में मिलते हैं? इकलौता एक ऐसा नोबेल प्राइज़ है जो कि बाकी सारों से अलग जगह पे मिलता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो वो।
ठीक है, तो ये डिस्कशन यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।